नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू लोहिया आपके नए यूट्यूब चैनल एकेडमी प्लस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही साथ जो आप एसएससी जीडी के लिए मॉक टेस्ट सीरीज कर रहे हैं उसमें भी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो एसएससी जीडी के लिए जो आप मॉक टेस्ट सीरीज कर रहे हैं तो उसमें जो आपका जीके वाला पार्ट है तो उससे संबंधित टॉप 20 सीरीज जो हम चला रहे हैं तो उसमें आप क्वेश्चन करते हैं और मॉक टेस्ट में जो भी आपके क्वेश्चन दिए जाते हैं उन सभी को आप मेरे साथ हल करने का प्रयास करते हैं। तो इसमें देखेंगे आज का जो आपका मॉक टेस्ट है उसे देखते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं जो प्रथम क्वेश्चन आपके सामने है। प्रथम क्वेश्चन आपके सामने इसमें दे रखा है कि तुआरेग जनजाति किस मरुस्थल में निवास करती है। तो आप बताएं कमेंट करके तुआरेग जनजाति किस मरुस्थल में निवास करती है। तो चार ऑप्शन आपके सामने कालाहारी, अरब, सहारा और आपका थार। तो इनमें से कौन से मरुस्थल में तुआरेग जनजाति निवास करती है? कौन सी जनजाति आपकी? तुआरेग। तुआरेग जनजाति की बात करें, तुआरेग जनजाति कौन से मरुस्थल में निवास करती है? तो ये तुआरेग जनजाति आपकी सहारा मरुस्थल में निवास करती है। कौन सा मरुस्थल है आपका? सहारा मरुस्थल में निवास करती है। कौन सी जनजाति है? तुआरेग। बात करते हैं, जैसे आपसे पूछा जाता है कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है, तो कालाहारी में कौन सी जनजाति निवास करती है? बुशमैन। कौन सी आपकी? बुशमैन। आपसे पूछा जाएगा अरब मरुस्थल में कौन सी करती है, अरब में आप पढ़ते हैं अरब मरुस्थल में कौन सी करती है? आपकी बद्दू जनजाति निवास करती है। कालाहारी में बुशमैन। और सहारा में आपसे पूछा जा रहा है सहारा में कौन सी जनजाति निवास करती है? तुआरेग। कौन सी जनजाति है? तुआरेग। क्लियर हो गया। बुशमैन पूछे कालाहारी, बद्दू पूछे आपका अरब और तुआरेग पूछे तो कौन सा मरुस्थल है? सहारा मरुस्थल। क्लियर हुआ। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखते हैं, विश्व की सबसे ज्यादा विश्वासघाती नदी किसे कहा जाता है? चार ऑप्शन आपके सामने, दामोदर, हुगली, ब्रह्मपुत्र, महानदी। आपको बताएंगे कमेंट करके जी विश्व की सबसे ज्यादा विश्वासघाती नदी कौन सी है? कमेंट करेंगे, बताएंगे सभी। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है आपका? हुगली। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में क्या है आपका? हुगली। तो विश्व की सबसे ज्यादा जो आपकी विश्वासघाती नदी है कौन सी नदी? आपकी हुगली नदी। कौन सी नदी है? हुगली नदी। हुगली नदी आप पढ़ते हैं, जो हुगली नदी है जो आपकी गंगा नदी है, गंगा नदी की आपकी वितरिका मानी जाती है। कौन सी नदी? आपकी हुगली नदी। कौन सी नदी की वितरिका मानी जाती है? ये गंगा नदी की वितरिका मानी जाती है, हुगली नदी। पढ़ा होगा आपने। तो विश्व की सबसे ज्यादा, क्योंकि ये स्थान आपकी बदलती रहती है तो कभी इधर से बहती है कभी उधर से बहती है, तो विश्व की सबसे ज्यादा विश्वासघाती नदी कौन सी? हुगली नदी। आपने पढ़ा होगा जो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल का शोक, क्वेश्चन आता है पश्चिम बंगाल का शोक कौन सी नदी को कहा जाता है? पश्चिम बंगाल का शोक अगर पूछ रहा है तो कौन सी नदी है? पश्चिम बंगाल का शोक है दामोदर नदी। कौन सी नदी आपकी? पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी। आपसे पूछे उड़ीसा का शोक, उड़ीसा का शोक अगर आपसे पूछ रहा है उड़ीसा का शोक कौन सी नदी है? उड़ीसा का शोक आपका कौन सी नदी है? महानदी। आपने पढ़ा होगा भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध महानदी पर कौन से राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध आपका महानदी पर, और कौन से राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। आपने पढ़ा होगा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, नदी द्वीप का नाम क्या है? माजुली द्वीप। कौन सा द्वीप है? माजुली द्वीप। तो माजुली द्वीप ये आपका कौन से राज्य में बनाया जाता है? ये बनाया जाता है असम राज्य में। असम राज्य में कौन सी नदी बनाती है? आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी बनाती है? ब्रह्मपुत्र नदी। क्लियर हो गया। कौन सी नदी बनाती है? आपकी ब्रह्मपुत्र नदी आपकी बनाती है। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु तथा चिनाब नदी का संगम स्थल क्या है? मिठानकोट, बहावलपुर, हरिके बैराज या तिरमू। ये तिरमू है, तिरमू लिखा हुआ है, ये है आपका तिरमू। क्या है? तिरमू। तो आपको बताना है कि सिंधु और चिनाब नदी का संगम स्थल क्या है। सिंधु नदी आप पढ़ते हैं, सिंधु नदी, सिंधु नदी। तो सिंधु नदी तिब्बत क्षेत्र से निकल के और भारत में लद्दाख से बहते हुए फिर आपकी पाकिस्तान में चली जाती है, और पाकिस्तान में जाने के बाद फिर नीचे आपका अरब सागर क्षेत्र में गिर जाती है। तो इसमें आपको बताना है सिंधु और चिनाब नदी का संगम स्थल कहाँ पर है? सिंधु और चिनाब। तो आपको बताना है सिंधु और चिनाब का संगम स्थल कहाँ पर है। तो आप देख रहे हैं चार ऑप्शन आपके सामने, इसका जो सही आंसर होगा वो क्या है आपका? मिठानकोट। चीनी मीठी होती है तो याद रखेंगे, तो मिठानकोट आपका बन जाएगा।
मिठानकोट कहाँ पर है? पाकिस्तान में। क्लियर हो गया। तो सिंधु और चिनाब नदी का संगम स्थल क्या है? मिठानकोट। कहाँ पर? आपका पाकिस्तान में। बहावलपुर अगर आपसे पूछ रहा है तो बहावलपुर कौन सी दो नदियों का संगम है? ये आपका सिंधु, और दूसरी कौन सी है? दूसरी नदी आपकी सतलज। कौन सी नदी है? सिंधु और सतलज, ये बहावलपुर। हरिके बैराज आपने पढ़ा होगा। एक नदी कौन सी है? सतलज। और दूसरी नदी कौन सी है? दूसरी नदी आपकी व्यास। सतलज और व्यास। कौन सी नदी? सतलज और व्यास। यहीं से आप पढ़ते हैं इन्हीं दोनों नदियों के संगम से कौन सी नहर निकलती है? इस नहर का नाम है इंदिरा गांधी नहर। कौन सी नहर निकलती है? इंदिरा गांधी नहर यहाँ से निकलती है, जिसे राजस्थान राज्य की जीवन रेखा कहा जाता है। सतलज और व्यास नदी के संगम से निकलती है। क्लियर हो गया। सिंधु और सतलज हो गया। क्लियर। अब तिरमू अगर आपसे पूछ रहा है तो एक नदी आपकी कौन सी है? एक नदी आपकी सिंधु, और एक कौन सी है? एक नदी आपकी झेलम। कौन सी आपकी? एक आपकी झेलम। तो इन दोनों नदियों का संगम क्या है? आपका तिरमू है। तिरमू कहाँ पर है? पाकिस्तान में। क्लियर हो गया। तो सिंधु और चिनाब का मिठानकोट है, और सिंधु और सतलज का बहावलपुर है, और सतलज और व्यास का हरिके बैराज है, और सतलज और झेलम का क्या है? तिरमू, पाकिस्तान। क्वेश्चन पढ़ते हैं आप। सिंधु नदी जल समझौता आपने पढ़ा होगा। सिंधु नदी जल समझौता। सिंधु नदी जल समझौता किस वर्ष हुआ था? बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। सिंधु नदी जल समझौता। तो सिंधु नदी जल समझौता किस वर्ष हुआ था? 1960। किस वर्ष हुआ था आपका? 1960। किस वर्ष हुआ? 1960। क्लियर, याद रखेंगे। सिंधु नदी जल समझौता किस वर्ष हुआ? 1960। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में कौन सा शहर शामिल नहीं है? चार शहर आपके सामने, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद। तो आपको बताना है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में कौन सा शहर शामिल नहीं है। कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में आपको बताना है कौन सा शहर इसमें शामिल नहीं है। बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में कौन सा शहर आपका शामिल नहीं है? बताएंगे, सभी कमेंट करके बताएं। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में कौन सा शहर शामिल नहीं है? बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, ये सामने आपके चतुर्भुज है। तो इस तरीके से हमने भारत के जो चार शहर हैं, चार शहर, तो चार शहर में आप याद रखेंगे। उत्तर में कौन सा है? उत्तर में है आपका दिल्ली। कौन सा शहर है उत्तर में? दिल्ली। दक्षिण में कौन सा है? दक्षिण में है आपका चेन्नई। दक्षिण में कौन सा है? चेन्नई। पूर्व में कौन सा है? पूर्व में है आपका कोलकाता। पूर्व में कौन सा है? कोलकाता। पश्चिम में कौन है? पश्चिम में आपका मुंबई। कौन सा पश्चिम में? पश्चिम में है मुंबई। तो ये चार आपके शहर हैं, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई। इन चारों शहरों को जोड़ने के लिए, चारों महानगर को जोड़ने के लिए हमने स्वर्णिम चतुर्भुज योजना बनाई है। और स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की अगर आपसे पूछे इसकी लेंथ कितनी है, तो लेंथ याद रखेंगे 5846 किलोमीटर। 5846 किलोमीटर इसकी लेंथ है। तो ये चार शहरों को जोड़ती है। फिर इसमें आप याद रखेंगे, तो इसमें कौन सा शहर नहीं है? इसमें शहर नहीं है आपका हैदराबाद। कौन सा शहर नहीं है आपका? हैदराबाद। कौन सा शहर नहीं है? हैदराबाद। तो अब आपको इनमें से ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में किस भुजा की लंबाई सबसे अधिक है? ये क्वेश्चन आ जाता है। तो आप याद रखेंगे कोलकाता टू चेन्नई। कोलकाता टू जो चेन्नई है, इस भुजा की लंबाई जो है सबसे अधिक है। इसकी लंबाई सबसे अधिक है। और सबसे कम अगर आपसे पूछ रहा है तो मुंबई टू चेन्नई, इस भुजा की जो लंबाई है वो क्या है आपकी? सबसे कम है। क्या है आपका? सबसे कम इसकी लंबाई है। क्लियर हो गया। तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना क्लियर हुआ आपका। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत आकर्षण का नियम किसके द्वारा दिया गया था? न्यूटन ने दिया है, ओम ने, एडिसन ने, कूलाम ने। बताएंगे विद्युत आकर्षण का नियम किसके द्वारा दिया गया था? विद्युत आकर्षण का नियम। विद्युत आकर्षण का नियम आपसे पूछ रहा है, तो इसमें आप याद रखेंगे विद्युत आकर्षण का जो नियम है वो किसने दिया था? आपका कूलाम ने। किसने दिया था? आपका कूलाम ने दिया था विद्युत आकर्षण का नियम। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीन में से कौन सी मूल राशि नहीं है? मूल राशि कौन सी नहीं है? समय, द्रव्यमान, विद्युत धारा, आयतन। आपको बताना है कौन सी मूल राशि नहीं है। मूल राशि आप पढ़ते हैं, मूल राशि। मूल राशियों की संख्या कितनी होती है? मूल राशियों की संख्या होती है आपकी 7। कितनी होती है? 7। जैसा आपने एक तो पढ़ा होगा दूरी, एक पढ़ते हैं आपका समय, एक पढ़ते हैं समय, एक पढ़ते हैं आप क्या है? ताप। ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं
एक क्या है आपका द्रव्यमान, क्या है आपका द्रव्यमान, एक क्या होता है विद्युत धारा, एक क्या है विद्युत धारा, एक क्या है ज्योति तीव्रता, क्या है ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, और एक क्या है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। ठीक है, तो ये आपकी 7 मूल राशि होती हैं। क्या होती है? 7 मूल राशि ये होती हैं। कितनी मूल राशि आपकी? 7। कौन कौन है? तो आपने पढ़ा है इसमें, एक कौन है आपका विद्युत धारा, मतलब दूरी, दूरी के बाद समय, ताप, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। दूरी का मात्रक आप सब जानते हैं। दूरी का मात्रक क्या होता है जी? दूरी का मात्रक क्या है? मीटर। क्या है दूरी का मात्रक? मीटर। समय का मात्रक क्या है? समय का मात्रक क्या है आपका? सेकंड। ताप का मात्रक क्या है? ताप का मात्रक क्या है जी? केल्विन। क्या है? केल्विन। द्रव्यमान का मात्रक क्या है? द्रव्यमान का मात्रक क्या है जी आपका? किलोग्राम। क्या है? किलोग्राम। विद्युत धारा का क्या है? विद्युत धारा का मात्रक है आपका एम्पियर, एम्पियर। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैडेला, और पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या है? मोल। तो इस तरीके से आपकी 7 मूल राशि होती हैं। तो 7 मूल राशि आपने पढ़ लिया। दूरी, ठीक है, समय, ताप, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। तो इसमें कौन नहीं है? इसमें आयतन नहीं है। क्या नहीं है आपका? आयतन नहीं है, क्योंकि आयतन क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा क्या होता है? गुणा ऊंचाई होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये अन्य राशियों से आपका बनाया जाता है आयतन। तो आयतन मूल राशि नहीं है। क्या नहीं है आपका? आयतन मूल राशि नहीं है। क्लियर हो गया सभी का? जी, आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे भारी धातु है लिथियम है, ओस्मियम है, एल्यूमिनियम है, लोहा है। आप बताएंगे कमेंट करके। आसान सा क्वेश्चन है। सबसे भारी धातु कौन सी है? लिथियम, ओस्मियम, एल्यूमिनियम, लोहा। तो सबसे भारी धातु कौन सी आपकी? ओस्मियम। सबसे भारी धातु कौन सी है? ओस्मियम। और सबसे हल्की पूछे, सबसे हल्की कौन सी है जी? सबसे हल्की धातु आपकी कौन सी है? लिथियम। सबसे हल्की अगर आपसे पूछ रहा है तो सबसे हल्की आप याद रखेंगे। सबसे हल्की कौन सी आपकी? लिथियम। क्लियर हो गया? लिथियम आपकी सबसे हल्की धातु है और सबसे भारी धातु है ओस्मियम। नेक्स्ट है, भारतीय वन सेवा की स्थापना हुई 1950, 1956, 1966, 1976। आपको बताना है कमेंट करके भारतीय वन सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? भारतीय वन सेवा। तो आप पढ़ते हैं, आपने आर्टिकल पढ़ा होगा। कौन सा आर्टिकल है जी? आर्टिकल आप पढ़ते हैं 312। आर्टिकल कौन सा है? 312। 312 में कितने प्रकार की सेवाएं? 3 प्रकार की। क्या है? अखिल भारतीय सेवाओं का गठन आता है 312 में। क्या है? 312 अखिल भारतीय सेवाओं का गठन। तो अखिल भारतीय सेवाओं का जो गठन है, कौन सा आर्टिकल है? 312। 312 में अखिल भारतीय सेवा कितने प्रकार के? 3। एक तो है आईएएस, एक क्या है? आईपीएस, और एक क्या है? आईएफएस। क्या है? आईएफएस। आईएएस क्या है? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है। आईपीएस है इंडियन पुलिस सर्विस, और आईएफएस क्या है? इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। आईएएस और आईपीएस ये तो हमारे मूल संविधान में ही थे, लेकिन जो आईएफएस है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस या भारतीय वन सेवा, इसे हमने किस वर्ष जोड़ा था? 1966 में आपका जोड़ा था। किस वर्ष जोड़ा? 1966। तो 3 प्रकार की अखिल भारतीय सेवा, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। और आईएफएस को कब जोड़ा था? 1966 में। क्लियर हो गया? किस वर्ष जोड़ा? 1966। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख मिलता है? तो आप बताएं कमेंट करके। 2, 3, 4, 5 बताएं, सभी कमेंट करेंगे। संविधान की जो प्रस्तावना उसमें कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख मिलता है? बताएंगे सभी। संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख मिलता है? सभी बताएंगे कमेंट करके। तो स्वतंत्रता की अगर बात करें, स्वतंत्रता मिलती है आपकी 5 प्रकार की। 5 प्रकार की स्वतंत्रता कौन है? आप याद रखें। एक तो विचार की, एक अभिव्यक्ति, विचार, अभिव्यक्ति, एक विश्वास, और एक आपका धर्म, और एक है आपका उपासना। एक कौन सा? आपका उपासना। तो कितने प्रकार की आपकी स्वतंत्रता है? तो आप याद रखेंगे कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? 5। विचार की है, अभिव्यक्ति की है, विश्वास की है,
धर्म की है और किसकी है, आपके उपासना की। ठीक है, तो आपको याद रखने भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें कितने प्रकार की आपकी स्वतंत्रता का उल्लेख मिलता है, 5, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। आपसे पूछे कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है, अगर न्याय आपसे पूछ रहा है न्याय कितने प्रकार का है, न्याय आप याद रखेंगे 3 प्रकार का। न्याय कौन कौन है, एक तो है आपका सामाजिक न्याय, कैसा न्याय है आपका, एक है सामाजिक न्याय, एक कैसा न्याय है, एक आपका धार्मिक न्याय, एक कैसा एक आप याद रखेंगे आर्थिक न्याय, एक कौन सा न्याय आपका आर्थिक न्याय, और एक कैसा न्याय है, एक आपका राजनैतिक न्याय। कौन सा न्याय, राजनैतिक न्याय। तो कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख मिलता है, 3 प्रकार का, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। कौन सा न्याय नहीं मिलता, धार्मिक न्याय का उल्लेख नहीं मिलता, वो ही आपका ऑप्शन में रखा जाता है। आपसे पूछेगा कितने प्रकार की आपसे पूछा जाएगा कितने प्रकार की समानता का उल्लेख मिलता है, तो कितने प्रकार की समानता, क्या है, समानता। एक तो है स्वतंत्रता, एक क्या है, समानता। तो आपको याद रखेंगे 2 प्रकार की समानता का उल्लेख मिलता है, एक क्या है प्रतिष्ठा और एक क्या है आपका अवसर, प्रतिष्ठा और अवसर। तो ये आपको याद रखने हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता है, समानता 2 प्रकार की, एक प्रतिष्ठा की है, एक अवसर की है। आपसे पूछे कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है, 3 प्रकार का, सामाजिक न्याय है, आर्थिक न्याय है और राजनीतिक न्याय। आपसे पूछा जाएगा कितने प्रकार का आपका स्वतंत्रता का उल्लेख मिलता है, स्वतंत्रता कितने प्रकार के, 5, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। आपसे पूछा जाए जो प्रस्तावना है, क्या है प्रस्तावना, तो प्रस्तावना को संविधान सभा में आपका कब पेश किया गया, तो आपको याद रखना है तो 13 दिसंबर 1946 को किसने पेश किया था, जवाहरलाल नेहरू ने आपका पेश किया था। और इसे कब स्वीकार किया गया, स्वीकार आपसे पूछा जा रहा है कि स्वीकार कब किया गया, स्वीकार भी आप याद रखेंगे 22 जनवरी 1947 में संविधान सभा के द्वारा इसे स्वीकार कर लिया गया। इसी को हम पहले किस नाम से जानते थे, उद्देश्य प्रस्ताव। आपसे बोले भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान का परिचय पत्र किसने कहा था, परिचय पत्र अगर आपसे पूछ रहा है तो परिचय पत्र आप याद रखेंगे N.A. पालकीवाला। किसने कहा था, N.A. पालकीवाला ने भारतीय संविधान का परिचय पत्र किसको बताया था, तो इसको बताया था प्रस्तावना को। किसको बताया, प्रस्तावना को। तो ये भी इसमें याद रखेंगे। क्लियर हो गया सभी का। और भारतीय संविधान की मूल आत्मा क्या है आपका, प्रस्तावना, ये आपने पढ़ा होगा। और ये भी आप याद रखेंगे भारतीय संविधान की मूल आत्मा, भारतीय संविधान की मूल आत्मा क्या है, मूल आत्मा क्या है जी, प्रस्तावना है। मूल आत्मा क्या है, प्रस्तावना। और ये किसने कहा था, ये कहा था ठाकुरदास भार्गव ने। तो व्यक्ति का नाम भी आप याद रखेंगे, ठाकुरदास भार्गव ने कहा था कि भारतीय संविधान की मूल आत्मा क्या है, प्रस्तावना। क्लियर हो गया। और वैसे भीमराव अंबेडकर से पूछे तो आपका आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र के मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या स्वतंत्र होते हैं। केंद्र के मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो आपको बताएं लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। अगर आपसे पूछ रहा है व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, व्यक्तिगत आपसे पूछे तो आप याद रखेंगे राष्ट्रपति। क्योंकि जो आप आर्टिकल पढ़ेंगे, आर्टिकल 75(2) आप पढ़ेंगे, आर्टिकल 75(2) में कहा गया है कि जो केंद्र के मंत्री होंगे व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होंगे, राष्ट्रपति। और आपसे पूछे सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, सामूहिक रूप से, तो आप याद रखेंगे सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होंगे, लोकसभा के प्रति। किसके प्रति, लोकसभा के प्रति। क्लियर हो गया। सामूहिक रूप से पूछे तो किसके प्रति उत्तरदायी होंगे, लोकसभा के प्रति। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। पोवाड़ा नृत्य किस राज्य से संबंधित है या किस राज्य में किया जाता है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक। बताएंगे पोवाड़ा नृत्य किस राज्य में किया जाता है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक। बताएंगे कमेंट करके।
कमेंट करके बताएं पोवाड़ा नृत्य किस राज्य में किया जाता है। तो पोवाड़ा नृत्य की अगर हम बात करें, पोवाड़ा नृत्य कौन से राज्य में आपका किया जाता है? पोवाड़ा कहाँ पे होता है? ये होता है आपका महाराष्ट्र में। कहाँ पे होता है? महाराष्ट्र में पोवाड़ा नृत्य। अब महाराष्ट्र में इसका एक विशेष पहचान है पोवाड़ा नृत्य की। जो महाराष्ट्र में आपने पढ़े होंगे, मराठा साम्राज्य के शासक कौन थे? शिवाजी। कौन थे आपके? शिवाजी। तो शिवाजी का क्या है? शिवाजी का जो आपका जीवन उल्लेख है, क्या है? शिवाजी का जीवन उल्लेख या जीवन यात्रा। जीवन यात्रा को कौन से नृत्य में दर्शाया जाता है? पोवाड़ा नृत्य में दर्शाया जाता है शिवाजी की जीवन यात्रा को। तो याद रखेंगे। तो ये कौन से राज्य से संबंधित हो जाएगा? महाराष्ट्र। आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो अष्टप्रधान, क्या है? अष्टप्रधान मंत्रिमंडल किसके शासनकाल को कहा जाता है? शिवाजी। किसके शासनकाल को? शिवाजी। या छापामार युद्ध नीति का जनक कौन है? छापामार युद्ध नीति। तो छापामार युद्ध नीति का जनक भी किसे कहा जाता है? शिवाजी को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है इरूलर जनजाति किस राज्य में निवास करती है? इरूलर जनजाति किस राज्य में निवास करती है? बताएंगे, कमेंट करेंगे सभी। बताएंगे सभी, कमेंट करेंगे। इरूलर जनजाति किस राज्य में निवास करती है? इरूलर। ठीक है, बताएं सभी। इरूलर जनजाति किस राज्य में निवास करती है? कमेंट करेंगे सभी, बताएंगे इरूलर जनजाति किस राज्य में निवास करती है। नया क्वेश्चन आपको मिला होगा ये देखने के लिए। इरूलर जनजाति किस राज्य में निवास करती है? बताएंगे सभी। इरूलर जनजाति, इरूलर आपसे पूछ रहा है इरूलर जनजाति कौन से राज्य में निवास करती है? तो याद रखेंगे कौन सा राज्य? तमिलनाडु। कौन सा राज्य आपका? तमिलनाडु। कौन सा राज्य आपका? तमिलनाडु राज्य में निवास करते इरूलर। आपसे पूछा जाता है, आपसे पूछेगा थारू कहाँ पे निवास करते? थारू उत्तराखंड में। बुक्सा कहाँ पर है? बुक्सा भी कहाँ पर? आपका उत्तराखंड में। भोटिया कहाँ पर है? भोटिया, भोटिया भी आपका कहाँ पर है? उत्तराखंड में। ठीक है। एक आप पढ़ते हैं जी बीरहोर, क्या है आपका? बीरहोर जनजाति कौन से राज्य में निवास करती है? आपके झारखंड में। कौन से राज्य में निवास करती है? झारखंड में। क्लियर हो गया। तो इरूलर पूछे तो आपका कहाँ पर है? तमिलनाडु। नेक्स्ट है भारत का इथियोपिया किसे कहते हैं? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। भारत का इथियोपिया किसे कहते हैं? बताएंगे सभी, कमेंट करेंगे। भारत का इथियोपिया किसे कहते हैं? भारत का इथियोपिया। तो भारत का इथियोपिया अगर आपसे पूछ रहा है भारत का इथियोपिया किसे बोलते हैं? भारत का इथियोपिया बोलते हैं मध्य प्रदेश। किसको बोलते हैं? मध्य प्रदेश को भारत का इथियोपिया कहा जाता है। क्लियर हो गया। भारत का इथियोपिया मध्य प्रदेश। भारत के किस राज्य को शक्कर का कटोरा कहा जाता है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। बताएंगे सभी, कमेंट करेंगे। भारत के किस राज्य को शक्कर का कटोरा? तो सबसे अधिक जो गन्ने का उत्पादन है, चीनी का उत्पादन है, कौन से राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश में। इसलिए भारत में शक्कर का कटोरा किसे कहा जाता है? आपका उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। दो याद रखेंगे, शक्कर का कटोरा। तो आप पढ़ते हैं कि जो गन्ना अनुसंधान केंद्र है, कौन सा केंद्र है? गन्ना अनुसंधान केंद्र। तो गन्ना अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पर है जी? ये आप याद रखेंगे कहाँ पर है? लखनऊ में। कहाँ पर है? लखनऊ। लखनऊ कहाँ पर है? यूपी। और आपसे पूछा गन्ना प्रजनन केंद्र। गन्ना प्रजनन केंद्र अगर आपसे पूछ रहा है, गन्ना प्रजनन केंद्र ये कहाँ पर है? ये आपका कोयम्बटूर। कहाँ पर आपका? कोयम्बटूर। और कोयम्बटूर कहाँ पर है? कोयम्बटूर आपका तमिलनाडु। तो इससे संबंधित आपके क्वेश्चन है, इन्हें भी आप याद रखेंगे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है सवालकोट बांध किस नदी पर स्थित है? चिनाब, झेलम, सतलज, व्यास। सवालकोट बांध किस नदी पर स्थित है? सवालकोट बांध किस नदी पर स्थित है? बताएंगे सभी, कमेंट करेंगे। बताएंगे सभी, कमेंट करेंगे। सवालकोट बांध किस नदी पर स्थित है? बताएंगे सभी, कमेंट करें। सवालकोट बांध की बात करते हैं तो जो सवालकोट बांध है कौन सी नदी पर? आपका चिनाब नदी पर। कौन सी नदी पर है? चिनाब। और चिनाब नदी पर कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर। कौन सी नदी पर? आपका चिनाब नदी पर। और चिनाब नदी पर कहाँ पर? आपका जम्मू कश्मीर में। बांध का नाम क्या है? सवालकोट बांध। तो याद रखेंगे सवालकोट बांध चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में स्थित है। आप पढ़ते हैं, आपने पढ़ा होगा
जैसे झेलम नदी है, झेलम नदी पे आपने पढ़ा होगा कौन सा, जैसे एक तो पढ़ते हैं किशन गंगा, कौन सी परियोजना है, किशन गंगा, एक तो आपने ये पढ़ा होगा किशन गंगा। एक आपका कौन सा है, दुलहस्ती, कौन सा आपका, दुलहस्ती, किशन गंगा है। एक क्या है आपका, दुलहस्ती है। और एक क्या है आपका, उरी पन बिजली परियोजना, क्या है, उरी पन बिजली परियोजना। तो आप याद रखेंगे किशन गंगा और क्या है आपका, दुलहस्ती, और क्या है, उरी पन बिजली परियोजना। ये कौन सी नदी पर है, ये झेलम नदी पर है। उसके बाद सतलज पे आप याद रखेंगे, सतलज पे कौन सा है, सतलज पे आप पढ़ते हैं कौन सा बांध है, भाखड़ा नागल बांध, कौन सा बांध है जी, भाखड़ा नागल बांध। तो भाखड़ा नागल बांध भारत का सबसे बड़ा बांध है, भाखड़ा नागल बांध कौन सी नदी पर, आपका सतलज नदी पर। और आपसे पूछा व्यास नदी पर दो बांध है, एक कौन सा है, पोंग बांध है, कौन सा, पोंग, और एक कौन सा है, पंडो, पोंग और पंडो, ये व्यास नदी पर है। और कौन से राज्य में, हिमाचल प्रदेश। भाखड़ा नागल बांध आप पढ़ते हैं कहाँ पर आपका, तो वास्तव में तो अब आप लोकेशन देखेंगे, अब कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश का जो आपका बिलासपुर है, तो वहां पर आपका स्थित है हिमाचल प्रदेश। और आपसे पूछे किशन गंगा, दुलहस्ती, उरी पन बिजली परियोजना, ये आपके सब कहाँ पर हैं, ये हैं आपके जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। कौन सी नदी आपके, नदी आपका झेलम नदी, कौन सी नदी है, झेलम नदी। क्लियर हो गया, याद रखेंगे। भारत का सबसे बड़ा बूझ है तो कौन सा है, भाखड़ा नागल बांध। और सबसे ऊंचा पूछे तो सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, टिहरी बांध, कौन सा बांध है, टिहरी बांध। टिहरी बांध कौन सी नदी पर है, भागीरथी नदी, भागीरथी नदी पर। कहाँ पर है, उत्तराखंड में, कहाँ पर है, उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चेरी ब्लास्म वर्षा जो दक्षिण पश्चिम मानसून का एक प्रकार है, किस राज्य में होती है, केरल में, पश्चिम बंगाल में, असम में, कर्नाटक में। बताएंगे सभी कमेंट करके। चेरी ब्लास्म वर्षा जो दक्षिण पश्चिम मानसून का एक प्रकार है, किस राज्य में होती है, बताएंगे सभी जी। चेरी ब्लास्म की अगर बात करें, चेरी ब्लास्म जो वर्षा है कौन से राज्य में होती है, कर्नाटक में। और इसे हम दूसरा नाम क्या देते हैं, दूसरा नाम देते हैं कॉफी वर्षा, क्योंकि कॉफी की खेती के लिए आपकी उत्तम होती है, तो इसलिए कॉफी वर्षा भी इसको बोल देते हैं। असम में आपने पढ़ा होगा कौन सी, टी सॉवर, या पढ़ते हैं चाय वर्षा। चाय वर्षा कौन से राज्य में होती है, चाय वर्षा या टी सॉवर आप याद रखेंगे कौन से राज्य में, असम राज्य में। आपसे पूछा जाए काल बैसाखी, काल बैसाखी कौन से राज्य में होती है, काल बैसाखी, तो काल बैसाखी याद रखेंगे पश्चिम बंगाल में। और आपसे पूछा आम्र वर्षा या मैंगो सावर, आम्र वर्षा या मैंगो सावर, ये कौन से राज्य में होती है, ये होती है आपकी केरल में। दक्षिण पश्चिम मानसून की आप बात करें, जैसे भारत है तो भारत में क्या है, दक्षिण पश्चिम मानसून, तो ये वाला जो क्षेत्र है, क्षेत्र कौन सा है, अरब सागर, कौन सा क्षेत्र है, अरब सागर। तो अरब सागर से आपका उठता है दक्षिण पश्चिम मानसून। और दक्षिण पश्चिम मानसून आप पढ़ते हैं कि 1 जून को, कब है, 1 जून को, 1 जून से कौन से आपका राज्य है, राज्य का नाम क्या है, केरल। और कौन से तट पर आपका, मालाबार तट, क्या है आपका तट का नाम, मालाबार तट, ठीक है। तो सबसे पहले मानसून कौन से राज्य में पहुंचता है, केरल में। और जो दक्षिण पश्चिम मानसून है कहाँ से उठता है, अरब सागर से उठता है। और आप कह सकते हैं भारत में लगभग जो आपका 75 से 80% वर्षा है, 75 से 80% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा होती है, क्योंकि ये दिशा कौन सी है, पश्चिम, ये कौन सी है, भारत के दक्षिण। तो इन दोनों के बीच में से जो आपका मानसून उठता है इसे बोलते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून। क्लियर हो गया, ये आपका क्वेश्चन था चेरी ब्लास्म वर्षा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। संविधान सभा को संबोधित करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, संविधान सभा, क्या है, संविधान सभा, संविधान सभा को संबोधित करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, बताएंगे सभी, कमेंट करेंगे। संविधान सभा को संबोधित करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। संविधान सभा से कुछ क्वेश्चन है, जैसे आपको क्वेश्चन पूछा जाए संविधान सभा की जो मांग है, अगर आपसे पूछा जाए संविधान की सभा की मांग तो सर्वप्रथम किसने की थी, तो आप याद रखें 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने की सर्वप्रथम मांग 1895 में तिलक ने आपकी की थी सर्वप्रथम मांग। जो आपकी संविधान सभा है, संविधान सभा की जो आपकी स्थापना है, ठीक है, स्थापना, अगर आपसे पूछे स्थापना याद रखेंगे 6 दिसंबर 1940, 6 दिसंबर 1940 को स्थापना हुई।
और आपसे पूछे भंग कब कर दी गई थी, भंग कब की गई, तो भंग याद रखेंगे 24 जनवरी 1950 को आपका संविधान सभा भंग कर दी गई। आप पढ़ते हैं जी प्रथम बैठक कब हुई, प्रथम बैठक, तो प्रथम बैठक कब हुई, प्रथम बैठक हुई थी जी 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई। और प्रथम बैठक वाले दिन आपको याद रखना है अस्थायी अध्यक्ष इसको बनाया गया, अस्थायी अध्यक्ष। तो अस्थायी अध्यक्ष आप याद रखेंगे क्योंकि उस समय सबसे अधिक उम्र के जो व्यक्ति थे तो इनको आपका अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। और अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया था, आपने पढ़ा होगा सच्चिदानंद सिन्हा। क्या नाम है, सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष आपका बना दिया गया प्रथम बैठक वाले दिन 9 दिसंबर 1946 को। जबकि आपने पढ़ा होगा द्वितीय बैठक 11 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946 को जो आपका स्थायी अध्यक्ष है, स्थायी अध्यक्ष किसको बना दिया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया, तो स्थायी अध्यक्ष आप याद रखेंगे, स्थायी अध्यक्ष कौन बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संवैधानिक सलाहकार किसको बनाया गया, संवैधानिक सलाहकार। तो संवैधानिक सलाहकार आप याद रखेंगे, संवैधानिक सलाहकार किसको बनाया गया, संवैधानिक सलाहकार बनाया गया BN राव, बेनेगल नरसिंह राव। तो ये क्वेश्चन है कुछ संविधान सभा के आपके, क्लियर हो गया। अब बात आ रही थी यहाँ पे, क्वेश्चन क्या था, संविधान सभा को संबोधित करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो इनका नाम याद रखेंगे JB कृपलानी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, संविधान सभा को संबोधित करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, JB कृपलानी। क्लियर हो गया, संविधान सभा को संबोधित करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, JB कृपलानी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत सरकार अधिनियम 1935 को दास्ता का नया चार्टर किसने कहा था, तो आपके सामने ऑप्शन है 4। दास्ता का नया चार्टर किसने कहा, मोतीलाल नेहरू, MK गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरोजनी नायडू। इनमें से आपको बताना है किसने कहा था दास्ता का नया चार्टर। तो दास्ता का नया चार्टर कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। किसने कहा था, जवाहरलाल नेहरू। क्लियर हो गया। 1935 अधिनियम की बात करें तो 1935 में आपका ये अधिनियम आया और 1935 अधिनियम में क्या क्या इसमें विशेषता थी आपने पढ़ा होगा, इसमें बहुत सारे कार्य हुए। 1935 अधिनियम तो भारतीय संविधान का लगभग 75% पार्ट भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। इसमें आपसे पूछा जाएगा इसमें कुल कितनी अनुसूची थी जी, अनुसूची अगर आपसे पूछ रहा है अनुसूची कितनी थी, अनुसूची थी इसमें 10। आपसे पूछा जाए भाग कितने थे, इसमें भाग थे आपके 14। आपसे पूछे अनुच्छेद कितने थे, इसमें अनुच्छेद आपसे पूछा जाए तो अनुच्छेद इसमें कितने थे 321। ये याद रखेंगे, भारत शासन अधिनियम में अनुसूची 10, भाग 14, अनुच्छेद कितने आपके 321। विशेष कार्य तो इसमें बहुत सारे कार्य हुए, लेकिन आप याद रखेंगे जैसे इसमें आपने पढ़ा होगा जो भारत का पूर्वी क्षेत्र था क्या है, म्यांमार, या क्या बोलते थे इसे, बर्मा। तो म्यांमार को जो है ये भारत से अलग कर दिया गया, म्यांमार को क्या है भारत से अलग कर दिया इस अधिनियम के द्वारा। आपने पढ़ा होगा जो प्रांतों में द्वैध शासन चल रहा था, प्रांतों में द्वैध शासन, ठीक है, तो प्रांतों में आपका जो द्वैध शासन चल रहा था, प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया और कहां पर, केंद्र में द्वैध शासन, क्या है, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना इसमें की या केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत की। आपने पढ़ा होगा जो इसी में जो भारत परिषद थी, ठीक है, इंग्लैंड में स्थित थी भारत परिषद, यहाँ पे आपका सुझाव लेती थी, कार्य करती थी भारत परिषद। भारत परिषद का अंत कर दिया गया इसी अधिनियम के माध्यम से। इसी अधिनियम में आपने पढ़ा होगा जो इस अधिनियम के माध्यम से आपका एक कोर्ट बनाया गया, इसे बोलते हैं फेडरल कोर्ट, ठीक है, फेडरल कोर्ट की स्थापना की। लेकिन फेडरल कोर्ट की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1900, मतलब स्थापना किस वर्ष हुई है 1937, लेकिन किस अधिनियम के माध्यम से 1935 फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई। म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया, प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की, भारत परिषद का अंत कर दिया गया। ये सारे क्वेश्चन सब इससे, और इसी अधिनियम के माध्यम से भारत में पहली बार प्रांतों में चुनाव कराए गए। और प्रांतों में चुनाव कब हुए थे, फरवरी 1937। कब चुनाव हुए थे, फरवरी 1937 में आपके चुनाव हुए। और कुल कितने प्रांतों में चुनाव हुए थे जी, 11 प्रांतों में आपके चुनाव कराए गए थे। तो ये सब 1935 अधिनियम से आपके जुड़े हुए क्वेश्चन है। क्लियर हो गया। और आपसे पूछे कि 1935 अधिनियम के समय भारत का वायसराय कौन था, तो भारत का वायसराय याद रखेंगे, भारत का वायसराय कौन था,
तो इसे याद रखेंगे, लॉर्ड विलिंगटन। क्या नाम है? लॉर्ड विलिंगटन। ये भारत का वायसराय था इस समय, क्योंकि इसका शासनकाल क्या है? 1931 से 1936। तो ये भी पूछ लेते हैं कि भारत शासन अधिनियम किसके शासनकाल में आया? याद रखेंगे, लॉर्ड विलिंगटन, 1931 से 1936। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे नजर डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारदा एक्ट 1929 के तहत विवाह की उम्र कितने निर्धारित की गई थी? विवाह की उम्र कितने निर्धारित की गई थी? ये ऑप्शन में आपका 14 है। यहाँ पे विवाह की उम्र कितने निर्धारित की गई थी? तो इसमें 14 से 18, 17 से 21, 18 और 21, 16 और 20। शारदा एक्ट, तो शारदा एक्ट आपने पढ़ा होगा। तो शारदा एक्ट 1929 में आपका आया था शारदा एक्ट, और इसमें विवाह की उम्र कितने निर्धारित की गई थी? ठीक है, शारदा एक्ट 1929। तो इस समय जो आपके वायसराय थे, आपने पढ़ा होगा, तो जो वायसराय थे ये थे लॉर्ड इरविन। क्या नाम था? लॉर्ड इरविन। तो लॉर्ड इरविन के समय में आपका पेश किया, और पेश किसने किया था? हरविलास शारदा ने। हरविलास शारदा ने इसको आपका पेश किया। हरविलास शारदा ये राजस्थान के व्यक्ति थे, हरविलास शारदा इन्होंने पेश किया। और हरविलास शारदा ने जो आपका शारदा एक्ट था, क्योंकि इन्हीं के नाम पर इस एक्ट का नाम रखा, इसमें इन्होंने निर्धारित किया कि जो आपकी लड़कियां हैं, लड़कियों की जो विवाह आयु होगी वो कितनी होगी? आपकी 14 वर्ष। ठीक है, 14 वर्ष किसकी होगी? ये होगी लड़कियों की विवाह आयु। और 18 वर्ष किसकी होगी? 18 वर्ष आपकी विवाह आयु किसकी होगी? लड़कों की। लड़कों की विवाह आयु कितनी होगी? आपकी 18 वर्ष। तो इसमें निर्धारित किया। लेकिन आपसे पूछा जाए कि जो शारदा एक्ट है कब लागू हुआ? अगर लागू पूछे कि लागू कब हुआ था जी, तो लागू हुआ था आपका 1930 में। कब लागू हुआ था? 1930 में। तो याद रखेंगे, इसका कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए, 14 से 18। 14 से 18 क्लियर हो गया, 14 से 18। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट है, भारत में किस दिनांक से फेडरल कोर्ट ने कार्य करना प्रारंभ किया था? फेडरल कोर्ट अभी आपने पढ़ा था भारत शासन अधिनियम में, मैंने बताया था। तो फेडरल कोर्ट की जो स्थापना है ये आपकी कब हुई थी? तो इसमें आपका पूछा जा रहा है, ठीक है, कब कार्य करना शुरू किया था? तो स्थापना हुई थी 1937 में। कब स्थापित हुआ? 1937 में। और फेडरल कोर्ट की स्थापना कहाँ पे की गई? फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई थी दिल्ली में। आपसे पूछा जाएगा फेडरल कोर्ट में, आपसे पूछे प्रारंभ में कुल न्यायाधीशों की संख्या, तो इसमें याद रखेंगे 7 + 1 कुल न्यायाधीशों की संख्या इसमें रखी गई। इसमें आपसे पूछा जाएगा फेडरल कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश। प्रथम मुख्य न्यायाधीश अगर आपसे पूछा जा रहा है, प्रथम मुख्य न्यायाधीश किसको बनाया गया? तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश आप याद रखेंगे, प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश याद रखेंगे किसको बनाया गया इसमें? तो आपको याद रखना है प्रथम मुख्य न्यायाधीश। तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश ऑप्शन मिलेंगे, जैसे हीरालाल जे कानिया मिलेगा आपको मिलेगा जी मैरिस गवेर मिलेगा। ठीक है, मैरिस गवेर को बनाया गया, हीरालाल जे कानिया को बनाया गया। या आपसे पूछेंगे जैसे अन्य ऑप्शन मिलते हैं कि चैम्बर को बनाया गया, लिमेस्टर को बनाया गया या हाइड को बनाया गया। इनमें से आपको बताना है किसको बनाया गया प्रथम मुख्य न्यायाधीश। सभी बताएंगे कमेंट करके प्रथम मुख्य न्यायाधीश किसको बनाया गया, बताएंगे सभी कमेंट करके किसको बनाया गया। तो आप पढ़ते हैं, जो अभी मैंने आपको नाम लिया था किसको बनाएगा? आपका मैरिस गवेयर। किसको बनाएगा प्रथम मुख्य न्यायाधीश? मैरिस गवेयर को प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनाएगा। क्लियर हो गया, मैरिस गवेयर को प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनाएगा। जो फेडरल कोर्ट है, फेडरल कोर्ट का ही 28 जनवरी 1950, क्या है 28 जनवरी 1950, इसका नया नाम क्या कर दिया गया? इसका नया नाम कर दिया गया जी सुप्रीम कोर्ट। जो वर्तमान में आप देखते हैं ये ही पहले फेडरल कोर्ट था, नया नाम क्या कर दिया? सुप्रीम कोर्ट। कब किया? 28 जनवरी 1950। आप पढ़ते हैं सुप्रीम कोर्ट का जो गठन और संरचना है उसके लिए कौन सा आर्टिकल है? 124। और सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश आपने पढ़ा होगा कौन बने थे? हीरालाल जे कानिया। कौन बने थे? हीरालाल जे कानिया। हीरालाल जे कानिया ये प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने थे सुप्रीम कोर्ट के। स्थापना 28 जनवरी 1950। तो फेडरल कोर्ट से बदल करके सुप्रीम कोर्ट इसका नाम कर दिया गया। क्लियर हो गया। और अब पढ़ते हैं सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 33 + 1। कितनी है? 33 + 1। तो ये आपका फेडरल कोर्ट से जुड़ा हुआ आपके क्वेश्चन थे। और फेडरल कोर्ट की जो स्थापना किस अधिनियम के माध्यम से की गई? 1935 अधिनियम। कौन सा अधिनियम है? 1935 अधिनियम।
लेकिन आपसे पूछे कार्य करना कब शुरू किया, 1 अक्टूबर 1937। कब शुरू किया, 1 अक्टूबर 1937। क्लियर हो गया। कब कार्य करना शुरू किया जी, 1 अक्टूबर 1937। तो फेडरल कोर्ट में आपको इतना याद रखना है, वर्तमान में जो आपका सुप्रीम कोर्ट है इसे ही पहले फेडरल कोर्ट या संघ न्यायालय हम बोलते थे। पृथक मुख्य न्यायाधीश मैरिस गवेर को बनाया गया। कुल न्यायाधीशों की संख्या 7+1। स्थापित हुआ 1937 में दिल्ली में। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो नाम है 28 जनवरी 1950 में किया गया। सुप्रीम कोर्ट का गठन संरचना 124 में। कुल न्यायाधीशों की संख्या 33+1 है। प्रथम मुख्य न्यायाधीश किसको बनाया गया, हीरा लाल जे कानिया। क्लियर हो गया। तो ये आपके जो फेडरल कोर्ट से संबंधित क्वेश्चन थे। ठीक है, तो ये आपका मॉक टेस्ट था एसएससी जीडी के लिए, बहुत उपयोगी आपका मॉक टेस्ट है। ऐसे आप हमारे साथ जुड़े रहें और जो आगामी मॉक टेस्ट है उसमें भी आप प्रतिभाग करें। इसी के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।